गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का चैप्टर का एक टॉपिक है जिसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। जो ये क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल है ये होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को देखें। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल होता क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं तो क्रिस्टल लैटिस है क्या? तो क्रिस्टल लैटिस को अगर हम लिखना चाहें तो क्रिस्टल लैटिस क्या है कि एक रेगुलर 3D स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हैं कि रेगुलर 3D स्ट्रक्चर। तो अगर हम कहें कि रेगुलर 3D रेगुलर 3D स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट, क्या स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट, तो रेगुलर 3D अरेंजमेंट लिख देते हैं। रेगुलर 3D अरेंजमेंट इन कहा? फ्री स्पेस। जो स्पेस में बिल्कुल खाली जगह में तीनों साइड में, पूरे तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी वो फैला हो, वो क्या कहलाता है? हमारा 3D स्ट्रक्चर कहलाता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? रेगुलर 3D अरेंजमेंट। तो अगर हम कहें कि ये है क्या 3D अरेंजमेंट, मतलब क्या है? क्रिस्टल लैटिस मतलब क्या? ये तो आपने लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? तो अब समझो। सबने नाम सुना होगा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का तो नाम सुना है ना? तो सबने सुना है। हंसो नहीं, बुर्ज खलीफा कह रहा हूं। तो बुर्ज खलीफा का नाम आपने सुना है। तो वो कितना है? बहुत ही ऊंचा है। तो तुम बुर्ज खलीफा को मान सकते हो क्या? क्रिस्टल लैटिस। क्या है? बुर्ज खलीफा एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। और उसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं, अनकाउंटेबल कमरे हैं ना। वैसे वहां नंबर वाइज है तो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं कह सकते हैं। तो क्या है, जो बुर्ज खलीफा है वो हमारा क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। और जो उनके अंदर छोटे छोटे कमरे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? उसका यूनिट सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसका यूनिट सेल कहलाएगा। तो हम यहां से यूनिट सेल का अगर डेफिनेशन लिखना चाहे, यूनिट सेल का डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या हो सकता है? तो हम कहेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि हम जो हमारा यूनिट सेल कहा था, हमने किसको वो यूनिट सेल कहा था? बुर्ज खलीफा के रूम को, है ना? तो बुर्ज खलीफा हमारा क्या है? क्रिस्टल लैटिस है। तो उसका रूम क्या होगा? हमारा यूनिट सेल होगा। ऐसा में हाँ। तो अब हम इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। तो क्या है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। क्या? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा कि इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज रिपीटेड। क्या होता है? क्योंकि एक रूम तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे रूम है ना। तो क्या होता है कि कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है। तो कहेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज repeated in all direction, all direction। तो आया समझ में? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? रेगुलर 3D अरेंजमेंट। और यूनिट सेल क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट जो कि हर डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली रिपीट होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगा रहे, वो क्या कहलाएगा? हमारा यूनिट सेल कहलाएगा। ओके। तो अब हम इसे रब करते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अभी आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल पता चल गया। तो अब हम इसे कुछ फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे एक मैं फिगर बनाता हूं कुछ इस तरह से। चलो, ये क्या है? बता सकता है कोई? ये क्या है? बेंजीन साइक्लोहेक्सेन है ये। बेंजीन नहीं कहेंगे इसे। हाँ, तो मैं इसे इस तरह से बनाता हूं, इसके आगे भी, इस साइड भी। ये मैं फ्रंट दिखा रहा हूं, ये इसके पीछे भी ऐसे ही है क्योंकि बोर्ड में मैं वैसे बना नहीं सकता। तो ये 3D स्ट्रक्चर है। एक तरह से तुम एज्यूम कर लेना कि ये कैसा है? 3D स्ट्रक्चर है। तो यहां से इसे हम बनाते हैं। चलो, ये ऐसे ही पूरा बढ़ता रहेगा। तो अब हम इसको, इस वाले पॉइंट को मैं सर्कल करता हूं। ये देखो तुम,
इस चीज को ध्यान से समझना है। अगर ये हमारा पूरा क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस है, इसको पूरा अगर नाम दे दूं तो ये क्या है, पूरा क्रिस्टल लैटिस है। क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। तो मैंने क्या कहा था कि क्रिस्टल लैटिस, ये मान लो कि ये पूरा का पूरा एक बुर्ज खलीफा है, तो ये क्या हुआ, उसका एक कमरा हुआ। क्या हुआ, एक कमरा हुआ। तो इसका नाम क्या था, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ क्या था इसका, यूनिट सेल। क्या था इसका, यूनिट सेल। तो ये हमारा पूरा क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में एक ये आया हमारा क्या, यूनिट सेल। जैसे ये वाला कमरा है, ये जो ये देखो डार्क करो उसे, हाँ इस तरह से, ये क्या है हमारा, एक यूनिट सेल है। ऐसे अब देखो इस पॉइंट जो ये सारे जुड़ रहे हैं, ये कहां से, इस वाले पॉइंट से जुड़ रहा है, इस वाले पॉइंट से जुड़ रहा है, इस वाले पॉइंट से जुड़ रहा है ना, सारे सारे एक पॉइंट से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। और इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, लैटिस पॉइंट, या इसी को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं लैटिस साइट। क्या कहते हैं, लैटिस साइट। ऐसे में तो ये हमारा क्रिस्टल में ये हमारा इसका यूनिट सेल और ये हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो अब हम देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कि क्रिस्टल लैटिस के क्या क्या चीज होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, कहते हैं ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। तो मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस साइड छोटा सा ड्रॉ कर दूं, तो ये कुछ हमने इस तरह से फिगर बनाया था ना, ऐसे, और ये इस तरह से बन रहा था, हमारा एक रेगुलर शेप बन रहा था। और इसी में अगर हम जोड़ दे आगे, कंटिन्यूअसली इसको आगे बड़ा सा बनाते चले जाएं, तो क्या है कि पहले क्या कहते हैं, ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड। तो इसमें कौन सा लैटिस पॉइंट हो जाएगा, ये देखो, ये चीज है नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कहता है ईच पार्ट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे में ये क्या कहता है, एक क्रिस्टल लैटिस का एक पार्ट है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन। जैसे में ये देखो, ये एक लैटिस पॉइंट और एक ये लैटिस पॉइंट है, तो इन दोनों को हमने कैसे ज्वाइन किया है, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया या नहीं किया है। तो लैटिस पॉइंट को किससे ज्वाइन किया जाता है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया जाता है। तो कहते हैं लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। जैसे में इन सारे लाइनों को, सारे पॉइंटों को हम मिलाते चले गए, तो हमारा ये एक क्रिस्टल बन गया। ऐसा में तो अब हम इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। हाँ, तो ये है हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। तो क्या कहते हैं, इट डायमेंशन अलोंग द थ्री एजेस, इट डायमेंशन अलोंग द थ्री एजेस इज ए बी एंड सी। तो क्या कहना चाहता है ये, जैसे मान लो हम इसे बनाना चाहते हैं, ये पॉइंट है, ये कुछ इस तरह से हमारा था ना, ये हमारा क्या था, लैटिस पॉइंट था। तो अगर ये हम देखें, तो अगर मान लो ये एज ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो कहते हैं दिस मे और मे नोट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है एंगल बिटवीन द एजेस इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखो ये एज है, क्या है, ए बी सी, ये तीन एजेस है किसी भी क्रिस्टल के। तो इसे कहता है कि अगर अल्फा और बीटा के, अगर मैं ये ए और बी के बीच का अगर एंगल मानो अल्फा, तो बी सी का क्या हो जाएगा, बीटा, और ए सी का क्या हो जाएगा, गामा। तो ये तीन एंगल होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, और उनके तीन एजेस होते हैं ए बी एंड सी, जो कि इस किसी भी यूनिट सेल को दिखाते हैं। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी यूनिट सेल के कितने पेरीमीटर
होता है, किसी भी यूनिट सेल के कितने पेरीमीटर होते हैं, तो हम बताएंगे कि एक यूनिट सेल के 6 पेरीमीटर होता है। कितने होता है? 6 पेरीमीटर होता है। और कौन कौन से होते हैं? तो उसमें 3 एज के होते हैं। एज क्या जाते हैं? कितने? 3 एज क्या जाते हैं, जो होता है हमारा ए, बी एंड सी, और 3 एंगल होते हैं कौन? अल्फा, बीटा एंड गामा। ये 6 पैरामीटर हमें एक यूनिट सेल को दिखाता है कि किस प्रकार का यूनिट सेल होगा। तो अब हम अलग अलग टाइप के यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये है टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? क्रिस्टल सिस्टम आता है, एक्सियल डिस्टेंस या जिसे हम एज लेंथ कहते हैं, और ये क्या है? एक्सियल एंगल, जो कि हमारा अल्फा, बीटा और गामा होता है। तो सबसे पहले कौन सा क्रिस्टल आता है? जिसमें सबसे पहला आता है क्यूबिक। कौन सा आता है? क्यूबिक आता है। अच्छा, ये टाइप ऑफ यूनिट सेल होते कितने हैं? तो टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक है रोम्बोहेड्रल, जिसको और क्या कहा जाता है? ट्राइगोनल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है कि क्यूबिक, ऑब्वियसली क्यूबिक अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा? क्यूबिक बन जाएगा। तो हमें पता है कि किसी भी क्यूब के ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होता है। तो यहां से ये भी ये और ये भी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ए आ जाएगा। तो कहता है क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होगा? A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जो कि क्या है? तीनों एजेस को दिखाता है ए बी सी। और यहाँ पे अगर इनके एंगल की बात करें तो ये क्या है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे में हम देखें तो ये एंगल कितना का बनता है? 90 का। ये कितने का बनता है? 90 का। और ये इसके नीचे वाला अगर ये एंगल देखें तो इन दोनों के बीच में भी कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो उसके बाद क्या आता है? टेट्रागोनल जो होता है उसके क्या तीनों साइड्स बराबर होते हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होता है। क्या होता है? टेट्रागोनल में तीनों साइड्स बराबर होंगे और तीनों साइड्स के साथ साथ तीनों एंगल भी बराबर होगा। तो ये हमारा टेट्रागोनल ए, बी और सी। तो इसमें तीनों साइड्स बराबर और एक ए और बी तो बराबर होगा मगर सी के बराबर नहीं होगा। क्या होगा? ए और बी बराबर होगा मगर सी बराबर नहीं होगा। मगर इनके जो एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों क्या होंगे? 90 डिग्री के इक्वल होगा। उसके बाद क्या आता है? हमारा ऑर्थोरोम्बिक आता है। तो ऑर्थोरोम्बिक ना तो ए इक्वल टू बी के बराबर होता है और ना ही बी इक्वल होता है सी के। और उसके बाद इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है कि जो साइड्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं मगर एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब आ जाता है उसके बाद मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक जो होता है वो ए इक्वल टू बी इक्वल ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी होता है। क्या होता है? मोनोक्लिनिक में साइड्स आपस में बराबर नहीं होते हैं मगर इनका 2 एंगल देखो कौन कौन सा? अल्फा और गामा, वो क्या होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। और वहीं पे जो बीटा है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्या होता है? बीटा जो हमारा है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और ये एंगल बताए रखा है किस तरह से, तो हमने यहाँ पे देखा है कि किस तरह से एंगल निकालते हैं। उसके बाद आता है क्या? ट्राइक्लिनिक आता है। तो ट्राइक्लिनिक में तीनों साइड ना तो आपस में बराबर होंगे और ना ही तीनों एंगल बराबर होगा। उसके बाद आता है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल सेम एज और टेट्रागोनल। जो हेक्सागोनल होगा कैसा होगा? टेट्रागोनल की तरह बिल्कुल 2 साइड्स बराबर मगर तीसरा बराबर नहीं होगा। क्या? 2 साइड्स बराबर मगर तीसरा साइड बराबर नहीं होगा। और इनके 2 एंगल अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर होता है मगर गामा कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। गामा कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। और उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड तो बराबर होते हैं मगर तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं पर वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तीनों अल्फा इक्वल टू होता है बीटा, बीटा इक्वल टू होता है गामा के, पर ये तीनों के तीनों 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। अब आता है कि इसको हम याद कैसे करें। सबसे बड़ा पंगा इस चीज को याद करने होता है कि सर हम ये टेबल पूरा याद करें तो करें कैसे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मान लो कि ट्रिक है। तो मैं क्या आता है कि सबसे पहले क्या आता है? क्यूबिक आता है। तो इसको लिखता हूं मैं क्यूट। क्या लिखता हूं? क्यूट। और टेट्रागोनल लिखता हूं क्या? क्यूट तारे। क्या लिखता हूं? क्यूट तारे। ऑर्थोरोम्बिक को क्या लिखूंगा? और। क्या? ऑर्थोरोम्बिक को लिखूंगा और। क्यूट तारे और मोनोक्लिनिक को मून।
क्या, मून। और ट्राइक्लिनिक को क्यूट तारे और मून तेरे ही रहेंगे, रहेंगे। तो देखो ये हमारे कुछ इसकी याद करने का तरीका है, जो क्या है, क्यूट तारे और मून तेरे ही रहेंगे। तो क्यूट से बनता है क्यूबिक, क्यूट से बनता है क्यूबिक, तारे से बनता है टेट्रागोनल, और से बनता है ऑर्थोरोम्बिक, मून से बनता है मोनोक्लिनिक, और तेरे से बनता है ट्राइक्लिनिक, ए से बनेगा हेक्सागोनल, और रहेंगे से बनेगा रोम्बोहेड्रल। तो जैसे ही ये वर्ड आएगा तो हमें सीधा सीधा एक पूरा पूरा सीरीज याद आ जाएगा। अब देखो एंगल कैसे याद करें, तो सबसे पहला चीज साइड देखते हैं। तो ऊपर वाला साइड, नीचे वाला साइड, जो सबसे ऊपर होगा मतलब क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दोनों के साइड क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होगा। उसके बाद टेट्रागोनल और फिर हेक्सागोनल, कौन सा, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल दो बराबर होंगे, तीसरा नॉट इक्वल टू होगा, मतलब ए बराबर होगा बी के, पर ए और बी नॉट बराबर होगा सी के। वैसे ही टेट्रागोनल का भी होगा। और जो बीच के होंगे ये तीनों के एजेज आपस में बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा क्या, एज हो गए, साथ के साथ एजेस याद हो गए। अब आते हैं एंगल पे। तो एंगल को कैसे याद करें, तो सबसे पहले तीन, ऊपर के तीनों के तीनों क्या होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और तीनों किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद ऊपर से आ जाओ सीधा सीधा नीचे, सीधा आ जाओ नीचे। तो उसमें क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता तो है, ये तीनों बराबर होते हैं, पर ये तीनों नॉट इक्वल टू किसके होते हैं, 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हमें कितने हो गए, 3 और 1 4, 4 याद हो गए। अब यहां से देख लो, इन दोनों को आसान से बीच, ऊपर वाला और बीच वाला छोड़ के बीच वाला सीधा सीधा कैसे याद कर लेंगे कि ये तीनों के कोई भी आपस में बराबर नहीं होता है। और इसको थोड़ा सा देख लेना क्या, कि अल्फा गामा बराबर होता है 90 का, अल्फा बीटा होता है 90 का, इसमें बीटा नॉट इक्वल टू 90 होता है, इसमें गामा 120 डिग्री का होता है। तो इस तरह से ये पूरे हम इस यूनिट सेल को, जो टाइप ऑफ अलग अलग डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल है, इसको हम याद करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब इसमें आता है क्वेश्चन, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टेबल में से, या तो फिर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या करेगा कि दो किसी भी यूनिट सेल में थे एक साइड्स और एंगल दे देगा और पूछ देगा कि किस साइड्स का यूनिट सेल बनता है। या क्या कर सकता है कि किसी भी एक यूनिट सेल का नाम दे देगा और बताइए कि इनके डिस्टेंस के बीच में, मतलब एजेस और एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है कि पूछता है कि इन सारे जो यूनिट सेल्स है इसमें सबसे सिमेट्रिक यूनिट सेल कौन सा है। क्या पूछता है कि ये जो सारे यूनिट सेल है इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन है। तो सिमेट्रिक कौन होता है, जिसके सारे एजेस बराबर हो और सारे एंगल्स बराबर हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या, क्यूबिक का देखते हैं। तो क्यूबिक के तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, तो सबसे सिमेट्रिक कौन हो जाता है, क्यूबिक सबसे सिमेट्रिक यूनिट सेल्स में आ जाता है। अब आता है क्या, सबसे अनसिमेट्रिक। तो अनसिमेट्रिक में क्या, जिसके कोई सा भी ना तो एज बराबर हो और ना ही एंगल बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अनसिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर हम उठाते हैं कौन सा, तो ये देखो ट्राइक्लिनिक को देखते हैं। तो ट्राइक्लिनिक क्या है, ना तो इनके एजेस आपस में बराबर है और ना ही इनके जो एक्सियल एंगल्स है जो वो आपस में बराबर है। तो इसलिए सबसे मोस्ट अनसिमेट्रिक कौन आता है, ट्राइक्लिनिक, और सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन आता है, क्यूबिक आ जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे, अब इसमें हमारे एनसीईआरटी में जो ये टेबल दे रखा है इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है। जैसे इसमें कहता है पॉसिबल, क्या कहता है, पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। उसमें बताएगा कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा, ये एफसीसी बनेगा, इसमें बीसीसी बनेगा। तो हमें वो सब चीजें इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे कि क्या होता है, एफसीसी किस टाइप का होता है, बीसीसी क्या होता है, या एज क्यूबिक क्या होता है। प्लस में एग्जाम्पल दे रखा है, तो एग्जाम्पल भी हमें इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन बनेगा तो सीधा सीधा आपको इससे बनेगा, क्या करेगा, किसी एक का नाम उठा के दीजिए और बोल देगा कि उनके एज और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताओ। या क्या करेगा कि इसके एंगल्स और एज दे देगा और पूछेगा कि ये बता दो कौन सा टाइप का यूनिट सेल है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि जे में पूछा गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है क्रिस्टल सिस्टम पे डिपेंड है ये। और देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन, कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ सब्सटेंस आर, कितना दे रखा है, देखो पेरीमीटर दे रखा है इसका, क्या क्या पेरीमीटर में दे रखा है,
एज दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 2.5 है, बी की वैल्यू दे रखी है 3.0 है और सी की वैल्यू दे रखी है 4.0। अब देखो यहां से हमने क्या चीज नोट किया कि ए नॉट इक्वल टू बी है और बी नॉट इक्वल टू क्या है सी है। तो हमें सबसे पहले ध्यान करना पड़ेगा कि ये किस किस में ऐसा होता था। तो हम क्या पढ़ेंगे क्यूट तारे और मून। तो क्यूट तारे में से क्या हो जाता है कि क्यूट पहले में तो सारे बराबर होते थे, तारे तारे में से देखे थे 2 बराबर होते थे, तीसरा के बराबर नहीं होता था और चौथा और ऑर्थोगोनल में कोई से भी बराबर नहीं होता था, है ना। ऐसे ही था ना कि क्यूट तारे और मून तेरे ही रहेंगे, तो ऑर्थोगोनल में एक ही साइड बराबर नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं ऑर्थोगोनल हो सकता है। फिर हम देखते हैं इसके एंगल। एंगल क्या है, अल्फा 90 है, गामा 90 और बीटा क्या है 120 है। तो अल्फा इक्वल टू क्या है गामा के बराबर है ना। अल्फा गामा क्या है 90 डिग्री और बीटा कितना है 120 डिग्री। पर अगर हम ऑर्थो देखें तो ऑर्थोरोमिक में तो हमारा क्या होता था, सारे एंगल्स बराबर होते थे 90 डिग्री के। क्या होता था, सारे एंगल्स किसके बराबर होते थे 90 डिग्री। पर यहाँ तो 2 ही एंगल 90 डिग्री के, वो भी कौन सा है अल्फा और गामा। तो फिर हम याद करते हैं कि इसके बाद क्या आता था हमारा मोनोक्लिनिक। ऑर्थोनोमल क्या मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक क्या होता था कि उसमें ना तो तीनों साइड्स बराबर होते थे और जो तीसरे चौथे नंबर पे आता था, है ना। कौन से नंबर पे आता था चौथे नंबर पे, जो कि बताया था क्या, इसमें ध्यान रखना कि एक में नीचे से दूसरा क्या आता था हमारा अल्फा बीटा इक्वल होता था और इसमें क्या होता था अल्फा और गामा इक्वल तो होता था। तो क्या अल्फा गामा इक्वल टू कितना है 90। अब बीटा क्या है नॉट इक्वल टू 90 है, मतलब कितना है बीटा 130 डिग्री। तो ये कौन सा लेगा हमारा मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक देते हैं हेक्सागोनल ऑर्थोरोम्बिक और मोनो। तो ये रहा हमारा मोनोक्लिनिक। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मोनोक्लिनिक हो जाएगा। तो देखो किस तरह से मुझे सीरीज याद था, तो मैंने इतने आसानी से ये इसका आंसर बता दिया कि ये क्या हो जाएगा मोनोक्लिनिक हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस 2021 के 27 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन आता है। अगर एक छोटा सा फ्लो चार्ट, इतना सा चार्ट बना लो और अगर उसे याद कर लिया जाए तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में भी, बड़े बड़े पेपरों में भी इतने आसान आसान क्वेश्चन फंस जाता है। और ऐसा नहीं है, इसमें हमेशा देखा गया है कि सॉलिड स्टेट्स में से 1 या 2 क्वेश्चन बनता है और इन्हीं सब पे बेसिस बनता है। ठीक है, तो ये था हमारे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। और अब हम इससे आगे देखते हैं यूनिट सेल्स के बारे में। देखो तो क्या है, जो यूनिट सेल है वो उसको कितने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या कहते हैं, यूनिट सेल आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। कितने कैटेगरी 2 कैटेगरी। यहाँ पे 2 लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ लिखो 2 कैटेगरी। तो कहते हैं कौन कौन से कैटेगरी होता है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन से कैटेगरी होती है। सबसे पहला इसका होता है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहते हैं इसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो हम इसका सबसे पहले देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होता है सबसे पहला हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। इसके बाद हमारा आता है सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या आता है सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला क्या है प्रिमिटिव और दूसरा क्या है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा क्या है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल है ये फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से। इसको अलग अलग बना देता हूं, हाँ ठीक है। इसमें कौन सा आता है, सबसे पहला आ जाता है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या आता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, या हम कह सकते हैं इसमें फेस सेंटर। क्या कह सकते हैं, और फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर होता है। क्या होता है एंड सेंटर होता है। तो सबसे पहले कहेंगे बॉडी सेंटर। क्या कहेंगे इसको बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर आ गया पहला, क्या गया बॉडी सेंटर आ गया। दूसरा क्या होता है फेस सेंटर। क्या आता है दूसरा फेस सेंटर। क्या होता है फेस सेंटर होता है। और उसके बाद तीसरा क्या आता है एंड सेंटर होता है। क्या आता है एंड सेंटर। क्या होता है एंड सेंटर। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल, क्या
यूनिट सेल और फेस सेंटर यूनिट सेल, और ये क्या होता है एंड सेंटर यूनिट सेल। ऐसा समझे? तो हमारा जो यूनिट सेल है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल। और जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसको फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिससे पहला आता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, दूसरा आता है फेस सेंटर यूनिट सेल और तीसरा आता है एंड सेंटर यूनिट सेल आता है। क्या आता है? एंड सेंटर यूनिट सेल आता है। तो अब हम देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या कि द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये यूं कह सकते हैं क्या कि when the constituent particle are present at the corner of each corner of unit cell, क्या each corner of unit cell, या कह सकते हैं present at the only corner of unit cell, क्या only corner of unit cell is called primitive unit cell, क्या primitive unit cell। ऐसे में क्या कहते हैं इसको, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। ऐसे में तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि when the constituent particle present at the only corner of unit cell is called primitive unit cell, और इसी को हम सिंपल यूनिट सेल भी कह देते हैं, क्या सिंपल यूनिट सेल भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया SUC, मतलब क्या है सिंपल यूनिट सेल। अब देखो ये प्रेजेंट कैसे होता है, तो इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये मैंने इसका डायग्राम बनाया कुछ इस तरह से, ये दिख रहा है आपको? अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा है, एक मिनट में थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं। देखो यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आपको? हाँ, तो यहाँ मैं बनाता हूं इस तरह से। देखो ये मैंने फिगर बनाया इसका, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, ये हमारा एक यूनिट सेल है या नहीं है? तो इसकी अगर मैं देखो कौन कौन सा कॉर्नर है, ये कॉर्नर है तो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो इस तरह से सारे कॉर्नर पर अगर एक एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। अच्छा देखो ये जो सारे एटम प्रेजेंट है सारे सारे क्या है कॉर्नर पे, तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8 है। तो अगर मैं दूसरी साइड इसके और भी पार्टिकल बना दूं तो इसके ऊपर भी, ऊपर की साइड ऐसे बना दूं, इसके इस साइड भी ऐसे बना दूं कि इस साइड भी होगा, इधर भी होगा, इसके पीछे की तरफ भी होगा, ऐसे इस तरह से होगा या नहीं होगा, इधर भी होगा, इधर देखे तो यहाँ पे भी होगा, है ना, इस तरह से बन रहा होगा, हर जगह से बन रहा होगा 3D स्ट्रक्चर में ये। तो ये जो देखे तो ये सारे के सारे क्या 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, है ना, ये सारे के सारे क्या होगा 8 जगह बना रहा होगा, मतलब 4 नीचे की तरफ और 4 ऊपर की तरफ। तो यहां से हम एक चीज और निकालते हैं, ये तो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया जिसके सारे सारे एटम कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो अगर इसके मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहूं, क्या अगर मैं इसके नंबर ऑफ एटम निकालना चाहूं कि कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो देखो हम यहां निकालते हैं नंबर ऑफ एटम, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम, और जिसको क्या कहते हैं जेड से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं हम, जेड से दिखाते हैं। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, कितने हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हैं 8। और एक यूनिट जो एटम है वो कितने भागों में डिवाइड होगा, 8 भागों में डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसके देखूं तो इसके इस साइड भी होगा, इसके पीछे भी होगा, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, तो ये तो होगा नीचे नीचे के, ऊपर भी तो इसके ऐसे ही होंगे, क्या होगा इसके ऊपर भी इसी तरीके से होगा। और जब इसके ऊपर भी होगा तो ये कितने 8 टुकड़ों में बट जाएगा, तो ये कितने पार्ट में टूट जाता है 8 में, तो इंटू 1/8, क्योंकि एक कितने में डिवाइड हो रहा है 8 में। तो यहां से निकालना चाहे तो ये 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 8 से 8 कैंसिल। तो यहां देखें तो 8 इंटू 1/8 काट दो, क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में अगर क्वेश्चन पूछेगा
कि कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो एक होता है। ये चीज याद रखना है, और वैल्यू जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आपको भी नोट करना है। तो इसमें जगह कम है, तो इसलिए सबसे पहले आप परमिटिव यूनिट सेल को नोट कीजिए, और उसके बाद फिर हम चलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल पे, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ एटम किस तरह से फाइंड करते हैं ये भी आपको नोट कर लीजिएगा अच्छे से है। देखो, तो अब हमारा क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। इससे पहले हमने क्या देखा, परमिटिव यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल तीन टाइप से होता है, हमने पहले देखा कौन सा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, क्या सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, कहते हैं कि सच यूनिट सेल कंटेन वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। एट बॉडीज, कहाँ कह रहे हैं कि सच यूनिट सेल कंटेन वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट बॉडी बिसाइड द वंस दैट आर कॉर्नर। मतलब क्या कहते हैं कि जो कॉर्नर में हमारे यूनिट सेल लगे हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉरी, क्या जो हमारे कॉर्नर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगे हुए थे, उनके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ, उनके बीच सेंटर में प्रेजेंट हो, मतलब एक उनकी बॉडी में प्रेजेंट हो। तो अगर मैं इसको बना के दिखाना चाहता हूं तो मैं इसको ऊपर की तरफ बनाता हूं इस तरह से, कि जैसे मैंने ये बनाया, मैं थोड़ा सा ये ज्यादा ऊपर बन गया है, थोड़ा नीचे करके बनाते हैं इसे, है ना। तो क्या, मैंने कुछ इसको इस तरह से बनाया, ये था हमारा, इसको ये ऐसे जगह मिल गया, ये नीचे से इस तरह से, है ना। चलो ठीक है, समझ लो। तो ये हमारा क्या है, तो ये सारे के सारे कॉर्नर पे सबके सारे नीचे वाले सारे कॉर्नर पे होंगे प्रेजेंट, और एक ऐसे इस तरह से 8 के 8 कॉर्नर पे होगा। इसके अलावा एक हो क्या, इनके बीच सेंटर में, जैसे मान लो ये इसकी बॉडी, ये बड़ा वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इसके बीच वाला बॉडी में है, तो इसके बीच में ऐसे प्रेजेंट हो क्या, इसके बीच में इस तरह से बीचों बीच इसकी बॉडी में रखी हो, बिल्कुल बीचों बीच। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहूं, तो ये अगर मान लो ये हमारा एक यूनिट सेल है, और इसके ये जो फिंगर्स मेरे क्या है, ये सारे इसके कॉर्नर्स है, समझने के लिए है, ये है नहीं वैसे। तो अगर मैं इसकी बॉडी में रख दूं, ये उसको उठाऊं और ऐसे बॉडी में रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ गया, बॉडी में, और बाकी सारे इसके कॉर्नर पे होंगे। तो वैसे ही ये कॉर्नर पे सारे और एक बॉडी में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। तो अब इसमें हम देखते हैं, निकालते हैं क्या, नंबर्स ऑफ एटम। नंबर्स ऑफ एटम जिसको कैसे हम जेड से दिखाते हैं, या जेड इफेक्टिव भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो 8 कॉर्नर पे है या नहीं है, कितने हैं, 8 तो कॉर्नर पे है, और वो कितना पार्टिसिपेट है, 1/8 का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनटू प्लस कितना, एक हमारे क्या है, बीच में प्रेजेंट है, तो +1। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना कि बॉडी सेंटर्ड, क्या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। इस तरह से कट जाएगा 1, और 1 + 1 कितना देगा, 2 हो जाएगा। अब आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या आता है, फेस सेंटर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर यूनिट सेल नीचे दिखेगा आपको यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैं इस तरह से बनाऊं, इस तरह से मैंने ये बनाया, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले क्या, इसके कॉर्नर पे होंगे, क्या कहते हैं सच यूनिट सेल कंटेन वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस बिसाइड द वन दैट आर कॉर्नर। मतलब जो इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जैसे मैंने ये बना दो, ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, ये इसके कॉर्नर पे हो गया, यहाँ नीचे ये कॉर्नर पे हो गया, ये और ये, तो सारे कॉर्नर पे होंगे इस तरह से, है ना। और इसके अलावा इनके फेसेस पे, कहा फेसेस पे, तो इसके कितने फेसेस है देखो,
अगर मैं ये वाला इसकी इस साइड वाले के लिए बनाता हूँ, ये इस साइड वाले के लिए, और ये इसके ऊपर वाले के लिए है, ये इसके पीछे वाले के लिए है, और ये इसके ऊपर वाले के लिए है, ठीक है। यहाँ ये नीचे वाले के लिए, और ये इसके फ्रंट वाले के लिए, और ये इसके पीछे वाले के लिए। तो देखिए तो टोटल कितने बन रहे हैं, 6 फेसेस होते हैं। एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? अरे भाई तुमने लूडो तो खेला ही होगा, तो एक जो लूडो खेलते हैं उसका जो क्यूब होता है उसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, है ना। तो 6 फेसेस होते हैं, तो सारे के सारे 6 फेसेस पे होगा। अच्छा एक बात, तो ये चीज समझ में आ गया आपको। अब इसमें हम निकालते हैं क्या, नंबर्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम मतलब जेड इफेक्टिव। क्या इसका जेड इफेक्टिव निकालते हैं। तो इसका जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, देखो सारे के सारे कॉर्नर पे, तो 1/8 इंटू 8, यहां से गया कॉर्नर पे सारे सारे, और प्लस देखो अब एक फेस है, तो तुम दीवार में बैठे हो, जिस वाले रूम में बैठे हो, तो देखो वहां पे हमारा ये दीवार है, जैसे ये हमारा क्या है, दीवार है। तो मैं यहाँ के बीच में अगर एक यूनिट सेल लगा दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगा दूं, तो वो आधा उस साइड होगा आधा इस साइड होगा ना, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, दोनों आधे उस साइड और आधे इस साइड। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, तो कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, तो प्लस क्या 6, और कितना पार्ट इधर आ रहा है, 1/2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 1/2 है। इसे काट दो तो ये 3, और ये काट देंगे तो ये पूरा 1, और एक कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, मतलब कितने आ जाएंगे, 4 नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि हमारा जो फेस सेंटर यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाते हैं, 4 आ जाता है, ऐसे में। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, एट सेंटर आता है। तो कहता है इन सच यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस बिसाइड दैट वर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। तो हम इसे बना के देखते हैं कि किस तरह से कहता है ये। तो मैं इसको इस तरफ से बनाता हूं, देखो इस तरह से, जैसे ये मैंने बनाया इसका, इस तरह से है, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे कॉर्नर पे है, तो पहले सारे के सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा इस तरह से, है ना। और कॉर्नर के साथ साथ में क्या कहते हैं कि इसके अपोजिट फेसेस पे भी प्रेजेंट हो, कहां हो, इसके अपोजिट फेस पे भी प्रेजेंट हो। तो अपोजिट फेस अगर मैं ये ले लेता हूं फ्रंट वाला, तो ये इसके फ्रंट का है और ये इसके पीछे का, ये वाला, तो इसके दो अपोजिट फेसेस पे भी प्रेजेंट होगा, है ना, दो, क्योंकि ये कह रहा है कि इन सच यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। तो ये हमारा जो अपोजिट फेसेस है इसके बीच में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एक प्रेजेंट है। तो अगर यहां से हम जेड इफेक्टिव निकालना चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम, जेड इफेक्टिव क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जेड इफेक्टिव हमारा हो जाएगा कि 1/8 इंटू 8, है ना, 1/8 इंटू 8 प्लस क्या, प्लस हमारा बन जाएगा 1/2। अब देखो दो अपोजिट फेसेस पे है, तो एक फेस पे आधा इस साइड और आधा दूसरी साइड, तो आइए 1/2 का पार्टिसिपेंट होगा, तो कितना देगा 1/2 इंटू 2, क्योंकि दो अपोजिट फेसेस पे है, एक इस पे है और एक इस पे पीछे वाले पे। तो इसे काटो तो कितना देगा 1, इसे काटो तो 1, मतलब कितने देंगे 2 आ जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं, 2 तरह के यूनिट सेल कितने पार्ट में डिवाइड किए गए, 2 में, कौन कौन सा, प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्दर सेंटर यूनिट सेल को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 में, कौन कौन सा, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर क्या होता है, तो सच यूनिट सेल कंटेन वन constituent particle at its body other than corner। तो ये क्या कहलाता है, बॉडी सेंटर कहलाता है। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 2 होता है। फेस सेंटर सारे फेस पे होंगे और कॉर्नर पे होगा, तो कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 4 होता है। एंड सेंटर में कितने होंगे, 2 होगा, ठीक है। और परमिटिव यूनिट सेल में कितना हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है, कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसके अब रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह से क्या बनता है। देखो बोले कि ए और बी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्या है, ए और बी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ए जो है वो कहां है, सारे फेसेस पे है, क्या है, सारे फेस पे है, ठीक है। और बी जो है वो कहां है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है। और कैसा बन रहा है इनका जो यूनिट सेल है वो कैसा है,
फेस सेंटर्ड है। क्या है? फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या बोलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा वो पूछेगा कि फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो अब हम क्या देखते हैं इसमें कि जो ए है हमारे किस पे है? सारे फेसेस पे है या नहीं है? तो ए देखे तो देखो क्या बनेगा, ए हमारा किस पे है? सारे फेसेस पे है। तो सारे फेसेस कितने फेसेस? 6 फेसेस होते हैं जी, है या नहीं है? तो 6 फेसेस में कितने? 1/2 का डिवीजन होता है, मतलब 1/2 ऐसे में। तो यहां से काट देंगे तो कितना? ये कट गया 3, तो मतलब ए कितना आ जाएगा? ए 3 आ गया, मतलब ए के 3 आइटम आ गए। और बी को देखें तो बी क्या है? कॉर्नर पे है। बी कहां है? कॉर्नर पे है। बी को देखें तो बी कहां है? कॉर्नर पे है ना? तो वो कॉर्नर पे अगर हम बी का निकालना चाहिए तो बी के नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे? 1/8 इंटू में 8, क्योंकि कॉर्नर वाले 8 पार्ट में डिवाइड होते हैं, है ना? इसी पहले बताया है। तो यहाँ से 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना? 1। तो मतलब बी के कितने आइटम आ गए? 1। तो इसे हम सिर्फ बी लिखेंगे। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A3B बन जाएगा। है समझे? तो इस तरह से आसान आसान चीजें, मतलब आसान तरीके से इसमें पूछा जाता है और कुछ खास नहीं है। इसमें जो मेन चीज आता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। क्या आता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। अच्छा इसमें देखो एक टॉपिक अभी मैंने गैप किया है, तुम लोगों का क्या है? वॉइड। वॉइड नहीं पढ़ाया है ना? तो वॉइड को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसे? वॉइड को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अभी हम समझ लेते हैं। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अभी समझ लेते हैं। तो क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले इसका कुछ नियम है, कोई बड़ा नियम नहीं है, दो शब्द है जो याद रखना है। देखो मैं पहला लिखता हूं। तो क्या कहता है? पहला कहता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड n। मतलब देखो वॉइड दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n है, क्या है? n है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। मतलब क्या है इसका कि जैसे देखो वॉइड कल की क्लास में देखेंगे, तुम बॉल्स लेना, क्या लेके आओगे तुम? छोटे छोटे सफेद वाले बॉल आते हैं ना, जो वैसे, या तो फिर स्माइली वाला आता है, तो 7-8 ले आना। फिर हम देखेंगे कि वॉइड कैसे बनता है। ठीक है, तो वॉइड ले आओगे और उसमें फिर हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। तो अगर कहता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएगा। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। सिर्फ इस दो चीज पे ध्यान अगर रखा जाए तो आसानी से किया जा सकता है। तो जैसे में हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद करके देखते हैं। देखो तो क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? कहते हैं इन अ बाइनरी कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट ए, किसके? एटम ऑफ एलिमेंट, कोई एलिमेंट ए है उसके एटम कैसे बनाते हैं? सॉरी, HCP स्ट्रक्चर, मतलब हेक्सागन क्लोज पैकिंग। तो यहां से याद रखना, हेक्सागन बोल दे या CCP बोल दे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल दे, या FCC बोल दे, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये सारे क्या है? एक जैसे होते हैं। तो कहते हैं एंड दोज ऑफ एलिमेंट M, कौन सा? यहां तो A बना रहता है HCP, और M ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये चीज देखो, इसमें सबसे जरूरी चीज है क्या कि M जो है वो ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर A हमारा, देखो A अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल बनाता है, जो A है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या है। कहते हैं कि अगर A हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, कैसा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ये कैसा हो जाएगा? N हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। तो वहां पे देखें तो हमारा जो M है वो क्या है? M हमारा जो क्या कह रहा है कि M क्या है हमारा, कि जो M हमारा क्या बना रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है ना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है? 2n होता है। होता है या नहीं है? क्या होता है? 2n होता है।
तो यहां से देखें तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने हैं 2n, तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ से कितना बना 2/3 तो बना रहे, n की वैल्यू कितनी है 2/3 दे रखी है। तो यहां से 2/3 का निकालना चाहिए इसका, तो 2/3 तो यहां से सॉरी एक मिनट, इसका 2/3 निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, है ना। क्या होना चाहिए 4/3 होना चाहिए। तो ये 4/3 है तो ये कितना है 1 है। तो यहां से निकालना चाहिए तो क्या हो जाएगा m 4/3 a हो जाएगा। क्या हो जाएगा m 4/3 a हो जाएगा। और यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, a को भी 3 से मल्टीप्लाई और b को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा। तो मेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा m4a3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा m4a3 बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा m4a3 हो जाएगा। देखो, और ये पूछा कब गया था 18 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, और ये इतना आसान है। और देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स से भी कर सकते हैं। किससे हम कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स से, क्योंकि हमारा जो HCP होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, टेट्राहेड्रल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो ये चीज तुम खुद ट्राई करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है क्या कहते हैं, देखो कहते हैं इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजीशन। फेस सेंटर क्यूबिक कह रहे हैं, और उसमें क्या कहते हैं फेस सेंटर, तो मतलब सबसे पहले हम इसका वो बना लेते हैं क्या डायग्राम। तो इसका सॉल्यूशन देखिए तो क्या होगा कि फेस सेंटर के लिए सबसे पहले एक क्यूब बनाइए। इस तरह से हमने इसको बना लिया, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि फेस सेंटर क्यूबिक फेस सेंटर्ड है ना। लैटिस एटम ए ऑक्यूपाई कॉर्नर पोजीशन, एटम ए जो है तो कॉर्नर पे है, ये रहा इसके इस कॉर्नर पे, मतलब सारे कॉर्नर पे होंगे तो कितने कॉर्नर्स 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर पे। तो ए कहाँ है, ए है हमारा किस पे कॉर्नर पे है, कहाँ पे है कॉर्नर पे है। तो कितने नंबर ऑफ आइटम ए के हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे 1/8 into 8 इक्वल टू 1। मतलब ए के कितने नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है 1 नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है। अब देखो आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं एंड एटम बी ऑक्यूपाई द फेस सेंटर पोजीशन। मतलब बी कहाँ है फेस सेंटर पे है। तो अगर ये ए था, सारे के सारे क्या थे ए थे, ये भी ए, तो बी हमारा क्या है बी हमारे फेस पे सारे फेसेस पे प्रेजेंट है बी। कहाँ पे सारे फेसेस पे, तो सारे फेसेस पे कहता है बी प्रेजेंट है। कहता है इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस। कहता है इफ वन एटम ऑफ बी, क्या कह रहा है कि वन एटम ऑफ बी मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेसेस। तो इसके 6 फेस पे थे, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो कितने रह गए हैं, 5 के रह गए हैं, है ना। कितने रह गए 5 रह गए। तो अगर मैं यहाँ से बी के नंबर ऑफ आइटम निकालना चाहूं तो बी कितने हो गए फेस पे हैं, और उनमें से एक क्या है 1 मिसिंग है ना। 1 क्या है मिसिंग है। तो हमें 1 मिसिंग है, तो कितने टोटल कितने फेसेस बच गए फिर 5, और 5 तो फेसेस पे रह गए। और कितना शेयरिंग होता है 1/2 का शेयरिंग होता है। कितना शेयरिंग होता है 1/2 का शेयरिंग होता है। तो 5 into 1/2 तो कितना जाएगा 5/2 आ गया। ये कितना आ गया 5/2 आ गया। और अगर यहां से अगर इसका प्रॉपर आंसर निकालना चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा ये ए बी 5/2 ये हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ए बी 5/2। तो इसको क्या करोगे पूरे को पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से ये भी हो जाएगा और 2 से ये भी हो जाएगा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या बन जाएगा A2B5। और ये हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब जेईई 2011 में पूछा गया था। कब पूछा गया था जेईई 2011 में पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम आज जो अपना एक सॉलिड स्टेट है उसका एक छोटा सा टॉपिक क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल को हमने डिस्कस किया। इसमें बहुत सारे हमने सब चीज पढ़े, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी के वगैरह में डिटेल से पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बाय, जय हिंद।